हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस लर्न। दिस इज खुशबू, योर बायोलॉजी मेंटर। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं और किसका क्या क्या काम है, किस पार्ट का, किस ऑर्गन का क्या काम है, हमने वो डिस्कस किया था। तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो एयर है वो आपके लंग्स के अंदर एंटर करती है थ्रू द ट्रैकिया, और ट्रैकिया जो है वो सब डिवाइड होता है किसमें, ब्रोंकस या ब्रोंकाई आप कह सकते हो, सिंगुलर ब्रोंकस, प्लूरल ब्रोंकाई हम कहते हैं। और उसके बाद फिर से उसमें सब डिविजन होते हैं, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और लास्ट में जो आपका टर्शरी के बाद होता है उसको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यहाँ हम टर्शरी की जो बात कर रहे हैं उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स के बाद जो आपकी एयर है वो जाती है आपकी किसमें, बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नजर भी आ रहा है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने वर्किंग जो डिस्कस करी थी वो हमने किसकी करी थी, आपकी किसकी करी थी, आपके रिब्स की एंड डायफ्रागम की, कि वो कैसे आपकी मदद करते हैं इनहलेशन और एक्सहेलेशन में। तो बेटा एल्वुलाई के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार दोबारा से हम थोड़ा सा शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन का। तो इनहलेशन में मैंने आपको बताया था, इनहलेशन में क्या होता है, हम ऑक्सीजन रिच एयर मतलब ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर एंट्री लेते हैं। जैसे ही आपकी ऑक्सीजन ट्रैकिया के बाद इसके अंदर लंग्स के अंदर एंटर करना शुरू करती है, ब्रोंकियल ट्री के अंदर एंटर करना शुरू करती है, तो आपका लंग्स क्या है, उसके अंदर जब हवा भरेगी तो वो फूलना शुरू होगा, और जब वो फूलना शुरू होगा तो क्या होगा, जो आपके रिब्स हैं, जो चारों तरफ वो आपका केज है, जाल है, वो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, वो बाहर की तरफ निकलेगा, क्यों, ताकि से ज्यादा वो स्पेस दे सके आपकी किसको, लंग्स को फूलने के लिए। वहीं जो ये मस्कुलर शीट डायफ्रागम है ये नीचे की तरफ जाएगी ताकि से उसको अच्छे से स्पेस मिल जाए। ठीक है, और वो हवा पूरी भर लेगा। उसी तरीके से एक्सहेलेशन में क्या होता है, जब हवा हम बाहर छोड़ेंगे तो ऐसे तो है नहीं अपने आप हवा बाहर आ जाएगी, हवा बाहर निकालने के लिए हमें उस पर प्रेशर लगाना पड़ेगा, और प्रेशर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके लंग्स को एयर पे प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर कब लगाएगा, जब रिब्स और डायफ्रागम अपना क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। होगा क्या कि रिब्स अंदर की तरफ जाएंगे और आपके डायफ्रागम ऊपर की तरफ जाएगा और उस पर प्रेशर लगेगा और हवा बाहर निकल जाएगी। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जब हमें हवा बाहर छोड़नी है, एक्सहेलेशन करना है, तो ऐसा नहीं है कि रिब्स अपने आप को सुकेड़ते जाएंगे कि आपका डायफ्रागम ऊपर आता जाएगा, नहीं। मैंने आपको बताया इनहलेशन में रिब्स थोड़ा बाहर की तरफ आ जाते हैं और डायफ्रागम नीचे की तरफ जाता है ताकि से उसको स्पेस मिल जाए, किसके लिए, एयर फिल करने के लिए, कैविटी फिल हो जाए, वो फूलेगा तो उसके अंदर हवा अच्छे से भर जाएगी। ठीक है, लेकिन जब एक्सहेलेशन होता है तो उस टाइम पर ऐसा नहीं है कि वो पिचकते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, रिब्स और डायफ्रागम दोनों ही अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं, सेम पोजीशन पर जिस पे वो थे उस पे आ जाते हैं, नॉर्मल पोजीशन पर, और उससे क्या होता है, हवा प्रेशर से बाहर निकल जाती है। ये था आपका इनहलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि जो आपकी हवा है वो आपके ब्रोंकियल ट्री से होते हुए आपके एल्वुलाई में जाती है। ये आपके ब्रोंकस हैं, सॉरी ब्रोंक्यूल्स कह सकते हो आप इनको, दैट इज योर ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये आपके क्या है, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये आपके ब्रोंक्यूल्स हैं इस तरह से। और यहीं पे आपको एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दैट इज एल्वुलाई। ठीक है, और एल्वुलाई में मैंने आपको बताया था कि एल्वुलाई के अंदर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर क्या है, ये वो प्लेस है, वो साइट है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होंगे। और मैंने बताया था कि आपके एक लंग्स के अंदर मिलियंस में एल्वुलाई प्रेजेंट होती हैं, करोड़ों में आपकी एल्वुलाई प्रेजेंट है, और इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एल्वुलाई इस तरह से पड़ी हुई रहती है। ये वो साइट है, यहाँ पे आप लिख सकते हो साइट ऑफ गैसियस गैस एक्सचेंज।
ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या है, गैसेस एक्सचेंज होंगी एल्वुलाई के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था कि एल्वुलाई की जो लेयर है उसके अंदर एक फैट लेयर प्रेजेंट, एक सर्फेक्टेंट मटेरियल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो कि फैट है, जिसकी वजह से ये कोलैप्स नहीं होती। अगर हवा नहीं भी होगी तो पिचकेंगे नहीं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे रहेंगी। अब यहाँ पर आता है कि इस एल्वुलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती कैसे है। ध्यान से सुनना बेटा, जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं एल्वुलाई के अंदर वो क्या है, ध्यान ध्यान से सुने। ये जो एल्वुलाई है दैट इसकी जो लेयर है वेरी वेरी थिन होती है, जिससे आराम से गैसेस एक्सचेंज होती है। वो कैसे होती है कि इसके चारों तरफ क्या है, कैपिलरीज। कैपिलरीज आप सब जानते हैं, थिन ट्यूब्स ऑफ ब्लड वेसल्स कह सकते हो, ब्लड वेसल्स की ही पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं। उनका पूरा इसके चारों तरफ नेटवर्क होता है। अब देखो कैसे, ये आपकी एल्वुलाई है, यहां पे मैंने एक ब्लड वेसल्स बना दी लाइक दिस। ओके, एक ब्लड वेसल्स हम यहां बना देते हैं लाइक दिस। ओके, अब हो क्या रहा है कि ये जो ब्लड वेसल्स है ब्लड लेकर आ रही है, इसके अंदर ब्लड आ रहा है कहां से, आपके बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट जो कि क्या है आपका हार्ट है। आप सबको पता है कि सारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से जाकर ही पंप होता है। इस चीज को डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो समझना है वो यहाँ समझिए कि एल्वुलाई जो है कैसे एक्सचेंज करती हैं गैसेस। तो हार्ट जो है, हार्ट के थ्रू यहाँ आपके वेसल्स के अंदर बॉडी पार्ट से क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और इस ब्लड के अंदर भरी पड़ी है CO2। क्या भरी पड़ी है, CO2। और इसके पास जो ब्लड जो गैसेस है वो क्या है, O2, ऑक्सीजन भरा पड़ा है इसके पास। ठीक है, अब क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में आप जानते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जो यहाँ पे ब्लड आ रहा है उसके अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 की। एल्वुलाई के पास किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्सचेंज होगा इन थिन ट्यूब्स के थ्रू। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड है वो यहाँ जाएगा, मतलब ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ आएगी। यहाँ O2 आ गया और यहाँ CO2 चली गई, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से ब्लड ट्रांसफर होगा, इस सर यहाँ O2 गया, यहाँ O2 गया। ठीक है, अब जब यहाँ O2 गया है, क्योंकि ये तो लेकर आ रहा था CO2 सिंपल डिफ्यूजन से गई एल्वुलाई में, एल्वुलाई से ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन से आई किसमें, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से वो दूसरी वेसल्स में गई, और यहाँ पे एक बड़ी हम पल्मोनरी वेन्स कह सकते हो उसको लगा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पल्मोनरी वेन्स में ये O2 वाला ब्लड चला जाएगा, और यहाँ जब O2 वाला ब्लड इसके अंदर जाएगा तो ये पूरा O2 वाला हो गया, ये पूरा क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। और ये वाला कौन सा था जो हार्ट इसको दे रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा थी, यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसने कार्बन डाइऑक्साइड इसको दी, एल्वुलाई ने ऑक्सीजन दी। ऑक्सीजन धीरे धीरे आपका ब्लड वेसल्स में मिलने लगा, ब्लड में मिलते हुए पल्मोनरी वेन में गया, और पल्मोनरी वेन से किस में जाएगा, आपके हार्ट में, और हार्ट के किस पार्ट में जाएगा, लेफ्ट। हार्ट के लेफ्ट हिस्से में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये कौन सा ब्लड है आपका, ये आपका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा भरी पड़ी है। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। जो यहाँ से आ रहा था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, जिसके अंदर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा थी, और यहाँ हार्ट के पास ये आकर हार्ट फिर इसको जब लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, वहां से हार्ट इसको पंप कर देता है और बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो आपका हार्ट है वो मोटर की तरह काम करता है, ब्लड को पंप करेगा और उससे ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के अदर पार्ट्स तक, पार्ट से टिश्यू तक, टिश्यू से एवरी सेल्स तक। ठीक है, इस तरह से ब्लड जाएगा हार्ट से फिर आपके डिफरेंट बॉडी
पार्ट्स तक। उसी तरीके से जिस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट से ऑक्सीडेटेड ब्लड हार्ट के पास आया, हार्ट ने उसको किसको दिया, वेसल्स को दिया, वेसल्स उसके अल्वलाई के पास ले गई, वहां से सिंपल डिफ्यूजन से गैस एक्सचेंज हुई और धीरे धीरे फिर आपकी क्या हुआ, ऑक्सीडेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिलती गई ऑक्सीडेटेड ब्लड आपका कहाँ पहुंच गया, दोबारा से लेफ्ट हार्ट साइड पहुंचा और वहां से बॉडी के पार्ट तक। और ये ऑक्सीजन क्या है, जो ये CO2 जा रही है, ये CO2 इकट्ठी होती जाएगी और क्या फिर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकाल दी जाएगी सिंपल एक्सहेलेशन से। यहाँ सिंपल डिफ्यूजन मेथड हुआ, क्लियर हो गया। ये इस तरह से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक छोटी सी चीज और समझा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ तो सिंपल डिफ्यूजन से आपका गैसेस एक्सचेंज हो गई। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए मैडम गैस एक्सचेंज कैसे हुई, ब्लड में कैसे हो गया। देखो ऐसे कैसे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ गया, ऑक्सीजन लेकर चला गया। बेटा ध्यान से सुनिए, ब्लड आपका रेड होता है, किसकी वजह से होता है, आपके आरबीसी की वजह से। ठीक है, आरबीसी की वजह से ब्लड आपका रेड होता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट है। ग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट है जो आपके ब्लड को रेड कलर देता है। इसकी क्या है, इसकी ना बहुत अच्छी एफिशिएंसी होती है कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करा सकता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को अच्छे से बाइंड करा सकता है। यहाँ क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन इसके पास आता है, आरबीसी जो होती हैं ये फटाफट ऑक्सीजन को ले लेती है। इन्होंने ऑक्सीजन को ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे ही बाइंड कराते हैं और उन आरबीसीज में वो ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है और उनके आरबीसीज घूमती कहाँ है, आपके ब्लड में घूमती हैं और इस तरह से आपके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाती हैं। वहीं अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 आपका क्या है, डिजोल्व होता है किसमें, वाटर में। ठीक है, अगर हम बात करें तो अगर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में CO2 ज्यादा डिजोल्व हो सकता है आपके पानी में, और आपके ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। उसी तरीके से आरबीसी जो है इसकी बाइंडिंग में मदद करती हैं। तो ऑक्सीजन जो है ब्लड के डिजोल्व फॉर्म में रहता है, तो यहाँ डिजोल्व फॉर्म में ही पहुंचता है। ठीक है, और आपकी जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में होती है, बाइंडिंग फॉर्म में आती है, आरबीसी के द्वारा ब्लड में सर्कुलेट कर दी जाती है। उसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिजोल्व फॉर्म में पहुंचता है आपके हार्ट तक, वाटर ब्लड के अंदर डिजोल्व होकर। समझ में आया, इस तरह से ये सर्कुलेट होते हैं आपके ब्लड में। ठीक है, एक चीज और समझा रही हूँ। अब यहाँ तो ये डिजोल्व होकर आ गया कहाँ पे, आपकी हार्ट के पास, ये बाइंड होकर चली गई, ठीक है, आरबीसी के साथ। उसी तरीके से अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा और ब्लड से ऑक्सीजन कैसे जाएगा सेल में। तो बेटा सेल के अंदर भी यहाँ पे क्या डिफ्यूजन ही होता है। ठीक है, कि सेल के अंदर क्या होगा, जैसे बॉडी के किसी भी सेल की बात करो और उसके अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से ब्लड में आ जाएगा। और ब्लड जो उसके पास जा रहा है, हार्ट ने ब्लड पंप किया ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, तो उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो उस ब्लड से ऑक्सीजन एंटर कर जाती है सेल के अंदर, और सेल में जो आपकी CO2 की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, ये इसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जो सेल और ब्लड के टिश्यूज के बीच में होता है। आया समझ। तो ये था आपका जो टॉपिक हमने यहाँ पढ़ा कि गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं एल्वुलाई से। अब वो एक्सचेंज होने के बाद हार्ट तक जाती हैं, कैसे जाती हैं, कौन लेकर जाता है, हार्ट कैसे उसको पंप करता है, हार्ट में किस किस पार्ट से होते हुए गुजरती है, कैसे पंप होती है, ये सारा सिस्टम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, जो कि क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हम एनिमल्स का भी पढ़ेंगे एज वेल एज प्लांट्स का भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर वाटर मिनरल्स कैसे कंडक्ट हो रहे हैं, कैसे सॉइल से पानी ऊपर आता है, लीफ तक जाता है, कैसे लीफ में खाना जो बन रहा है फोटोसिंथेसिस से वो प्लांट के हर एक बॉडी पार्ट्स तक जाता है, कौन उस कंडक्शन में मदद करता है। उसी तरीके से जो ये हार्ट में ऑक्सीजन मिली है या आपके ब्लड में ऑक्सीजन जो मिली है या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कैसे आगे ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी में, ये हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट सिस्टम, वहां से हम शुरू करेंगे। उसके बाद हम एनिमल्स ह्यूमंस का पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि गैस कैसे एक्सचेंज होती है आपकी लंग्स के द्वारा। ठीक है,
अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको लगता है कि मैम मेरे को ये टॉपिक समझना है तो आप उसके लिए भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।